18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 60 उजागर करना। तभी मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर से एक घंटी बजी, जिसके बाद एक ऊंची आवाज में घोषणा हुई, मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन कीमियागर चयन प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। सभी उम्मीदवार कृपया अपनी तैयारी कर लें। इस शर्त का परिणाम पूर्वानुमानित था। ये फैन ने रास्ते में कई बाधाओं को पार किया। चाहे औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान करना हो, चिकित्सा सिद्धांतों की व्याख्या करना हो, दवाओं का संयोजन करना हो, या फिर मौके पर ही गोलियों का शोधन करना हो, ये फैन ने पूरी प्रक्रिया में बेजोड़ प्रदर्शन किया और कई परीक्षकों से खूब प्रशंसा अर्जित की। अंततः उसने इस चयन प्रतियोगिता में उचित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। याओक्सियांगलू के परीक्षकों ने ये फैन को बधाई दी, और कई परीक्षकों ने ईमानदारी से कहा कि उसकी प्रदर्शित क्षमताएं उनकी क्षमताओं से कहीं बढ़कर हैं। इसलिए उनका मानना था कि ये फैन को याओक्सियांगलू मुख्यालय में होने वाली कीमियागर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, जहां उसे रैंक 6 का ग्रैंड कीमियागर बनने का मौका मिल सकता है। इन शब्दों को सुनकर कई लोग दंग रह गए। इन परीक्षकों में सबसे ऊंचा स्तर तो 5वीं कक्षा का फार्मासिस्ट ही था। इतना स्तर भी उन्हें कई नगर प्रमुखों या बड़े संप्रदायों का सम्मानित अतिथि बनाने के लिए पर्याप्त था। और 6ठी कक्षा के महाफार्मासिस्ट का तो क्या मतलब था। किंवदंती है कि पूरे मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन के सर्वोच्च पदस्थ सदस्यों में 7वीं कक्षा के केवल 3 ग्रैंड फार्मासिस्ट हैं। उनसे थोड़ा नीचे, पूरे पवेलियन में 6ठी कक्षा के ग्रैंड फार्मासिस्टों की संख्या केवल 9 है। ये कहा जा सकता है कि अगर ये फैन वास्तव में 6ठी कक्षा का ग्रैंड कीमियागर बन सकता है, तो वह निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएगा। इस बारे में सोचते हुए कई लोगों के मन में विचार आने लगे। ये फैन के पहनावे से साफ जाहिर है कि वह इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। अगर कोई इस मौके का फायदा उठाकर उससे दोस्ती कर ले, तो उसे काफी फायदा हो सकता है। कुछ लोगों ने तो ये फैन को अपना दामाद बनाने पर भी विचार किया। परिवार में ऐसे व्यक्ति के होने से उन्हें आने वाले दशकों, यहां तक कि सदियों तक परिवार के पतन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भीड़ की प्रशंसा और चापलूसी के बीच ये फैन थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। हालांकि वह बाहर से शांत और संयमित दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश था। फिर यूं ही उसने एक नगर स्वामी द्वारा पीछा किए जाने का जिक्र किया, जिससे औषधि सुगंध मंडप के परीक्षक भड़क उठे और उन्होंने घोषणा की कि वे उस नगर स्वामी को सबक सिखाएंगे। कुछ ने तो ये भी कहा कि नगर स्वामी के पूरे परिवार का सफाया करके ही वे ये फैन का असली बदला ले सकते हैं। मंच पर यह दृश्य देखकर फैंग शाओ चुपके से अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। फैंग शाओ को हाल ही में पता चला था कि याओक्सियांगलू में एक चयन प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। ये सुनकर और समय को ध्यान में रखते हुए फैंग शाओ ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, यह एक ऐसा अवसर है जो ईश्वर ने ये फैन के लिए तैयार किया है। पुरस्कार पाने की उत्सुकता में फैंग शाओ दौड़ा दौड़ा आया। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, उसने केवल ये फैन के घमंड और उसके बाद हुए अपमान का परिणाम देखा। फैंग शाओ इस नतीजे से हैरान नहीं थे, लेकिन ये कहना कि यह फैन के अपने कौशल स्तर के कारण था, फैंग शाओ को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में भी धोखाधड़ी करता है, वह इस तरह की प्रतियोगिता में ईमानदारी से अपनी ताकत पर भरोसा करेगा? जाहिर है, असली प्रतिभागी तो रिंग में मौजूद बूढ़ा आदमी ही है। विडंबना यह है कि ये फैन ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि वह अकेला विजेता था, जैसे कि उसने सचमुच अपने कौशल से जीत हासिल की हो। फिर ये फैन ने उस युवक के साथ मैच से पहले लगाई गई शर्त का जिक्र किया। सच तो यह है कि वह युवक एक ऐसे परिवार से था जिसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, और अगर वह उस बुजुर्ग के स्तर तक न पहुंच पाता, तो भी चयन प्रतियोगिता पास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन किसी वजह से प्रतियोगिता के दौरान उससे लगातार गलतियां हुईं, और वह क्वालिफाइंग स्थान भी हासिल नहीं कर पाया। इससे वह बहुत शर्मिंदा और उलझन में पड़ गया।
हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यही मान लिया कि यह बदकिस्मती और खराब प्रदर्शन की वजह से हुआ। दरअसल ये नतीजा ये फैन की चालाकी की वजह से हुआ था। हालांकि उसके तरीके बहुत ही सूक्ष्म थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब ये फैन ने धूल भरे चेहरे वाले युवक से जेड पेंडेंट लिया, तो फैंग शाओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि ये फैन की आभा, जो मूल रूप से कुछ लाल थी, बैंगनी रंग में वापस आ गई थी। तस्क तस्क, नियति के चुने हुए को दबाने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता होती है। खाना खाने में लगने वाले समय में ही इस बच्चे ने सारी खोई हुई किस्मत की भरपाई कर दी है। हालांकि आपकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाएगी, आप उतनी ही अधिक गिरेंगे। जैसे ही याओक्सियांग इस प्रतियोगिता के लिए ये फैन को चैंपियन का पुरस्कार देने वाला था, अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। सबने देखा कि एक सुंदर युवक मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, मुझे संदेह है कि इस प्रतियोगिता के परिणाम में कुछ गड़बड़ है। इन शब्दों से श्रोताओं में हंगामा मच गया। इस आदमी को देखते ही ये फैन की आंखें गुस्से से फट गईं, काश वो दौड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। उसने दांत पीसते हुए कहा, फैंग शाओ, तुम मेरी योजनाएं क्यों बिगाड़ रहे हो? याओक्सियांग के एक परीक्षक ने अप्रसन्नता से कहा, सर, ये फैन ने पूरी तरह से अपनी योग्यता के आधार पर मूल्यांकन पास किया है। ये कहना कि परिणाम में कोई समस्या है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि याओक्सियांग ने कोई गलत काम किया है? फैंग शाओ मन ही मन अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, उसने पहले कभी किसी को दोष लेने के लिए इतना उत्सुक नहीं देखा था। ये फैन ने एक शब्द भी नहीं कहा था, और यह आदमी पहले ही उसका साथ देने के लिए दौड़ पड़ा। क्या ये नायक के प्रभामंडल का असर था? लेकिन फैंग शाओ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, कृपया चिंतित न हो, सर। मैं जिस समस्या की बात कर रहा हूं वह परीक्षकों के साथ नहीं है, बल्कि मूल्यांकन में ये फैन के प्रदर्शन के साथ है। ये सुनकर ये फैन का दिल धड़क उठा और उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। सभी की निगाहों के नीचे फैंग शाओ ने शांति से आगे बढ़कर उदासीनता से कहा, जहां तक मुझे पता है, ये फैन ने कभी कीमिया या चिकित्सा का अध्ययन नहीं किया है, इसलिए वह औषधीय जड़ी बूटियों को कैसे भेज सकता है और इस तरह की उच्च गुणवत्ता वाली ग्रेड 3 गोलियों को कैसे परिष्कृत कर सकता है? ये फैन ने संयम का दिखावा करते हुए कहा, तुम मेरे बारे में कितना जानते हो? क्या मैं इसे अकेले में खुद नहीं सीख सकता? ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर विचारमग्न भाव प्रकट हुए। स्वशिक्षित कीमियागर होते हैं, लेकिन वे सभी प्रतिभाशाली लोगों में प्रतिभाशाली होते हैं। ये फैन के अभी के प्रदर्शन को देखते हुए, वह भी प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं, शायद 1000 साल में एक। ऐसे व्यक्ति का इस समय अचानक प्रकट होना कई लोगों में सहज ही संदेह पैदा कर रहा है। फैंग शाओ मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। हालांकि 1 महीने पहले जब आपने मेरे साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ी थी, तब आपने जो तरीके अपनाए थे, उन्हें देखते हुए मुझे संदेह है कि आपने यह मैच अपनी योग्यता से नहीं जीता है। जैसे ही उसने बात की, फैंग शाओ ने सहजता से एक जड़ी बूटी निकाली और पूछा, यदि आपके पास वास्तव में असली कौशल है, तो आप मुझे क्यों नहीं बताते, इस जड़ी बूटी का नाम क्या है? ये फैन के चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था, बस इतना ही। मुझे लगा था कि तुम कुछ मुश्किल सवाल पूछ सकते हो। ये तो बस। इस बिंदु पर ये फैन ने अचानक बात करना बंद कर दिया। हर कोई ये फैन के फैंग शाओ के सवाल का जवाब देने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये फैन अचानक इस क्षण पर रुक गया, जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। किसी ने धीरे से कहा, क्या ये सिर्फ पेपरमिंट की टहनी नहीं है? ये सवाल तो बहुत आसान है। पुदीना एक अपेक्षाकृत आम औषधीय जड़ी बूटी है। बेशक, यहाँ आम शब्द का तात्पर्य केवल कीमियागरों से है। सामान्य साधकों के लिए इसे पहचानना अभी भी काफी मुश्किल है। ये समझ में आता है कि साधारण साधक इसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन यदि यह कोई रसायनशास्त्री है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने 1 या 2 औषधिशास्त्र पढ़े हैं, निश्चित रूप से इसे पहचान लेगा। ये फैन, जो कुछ पल पहले तक इतना आश्वस्त था, अब स्वर्गीय सुगंध पुदीने को देखते ही पसीने से तरबतर हो गया। वह मन ही मन उस बूढ़े को पुकारता रहा, लेकिन उस बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। ये स्वाभाविक रूप से फिर से फैंग शाओ का काम था। फैंग शाओ ने गुप्त रूप से 7 गहन दानव दमनकारी मुहरें निकाल ली थीं और उनकी आभा पूरे क्षेत्र में फैला दी थी। हालांकि 7 गहन दानव दमनकारी मुहरें तामसिक आत्माओं को दबाने में कारगर थीं, लेकिन आम लोगों पर इसका लगभग कोई असर नहीं होता था। यहां तक कि जब इसकी आभा फैली भी होती थी, तब भी इसे पहचानना असंभव होता था, जब तक कि कोई जानबूझकर इसकी खोज न करे। लेकिन उस बूढ़े आदमी जैसी बची हुई आत्मा के लिए यह आभा जहर की तरह घातक थी। उसके पास बाहरी दुनिया से सारा संपर्क तोड़कर पूरी तरह से घेरे में छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। बूढ़े आदमी की मदद के बिना ये फैन तुरंत घबरा गया। ये देखकर कि ये फैन लंबे समय से हकला रहा था और एक सामान्य जड़ी बूटी का नाम नहीं बता पा रहा था, कई लोगों ने संदेह की दृष्टि से देखा। क्या यह आदमी सचमुच धोखा दे सकता है? फैंग शाओ मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन आह भरते हुए बोला, लगता है भाई, ये के लिए यह सवाल थोड़ा मुश्किल है।
ऐसे में मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, फैंग शाओ ने एक और जड़ी बूटी निकाली। कई लोगों ने इसे देखते ही पहचान लिया। ये जड़ी बूटी स्वर्गीय सुगंध पुदीने से भी ज्यादा आम थी। कई साधक जिन्होंने औषध शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, वे भी इसे पहचान सकते थे। लेकिन ये फान को फिर से देखने पर उन्होंने पाया कि उसे और भी ज्यादा पसीना आ रहा था, और उसके चेहरे पर चिंता के अलावा डर का भी एक भाव था। इस बार याओक्सियांगलू के परीक्षक भी, जिन्होंने अभी अभी ये फैन का पुरजोर समर्थन किया था, ये फैन की क्षमताओं पर संदेह करने से खुद को नहीं रोक सके। थोड़ी देर बाद, ये देखकर कि ये फैन अभी भी जड़ी बूटियों का नाम नहीं बता पा रहा था, फैंग शाओ ने आह भरी और कहा, लगता है ये सवाल भाई ये के लिए भी थोड़ा मुश्किल है। इसे छोड़ो, चलो जड़ी बूटियों की पहचान छोड़कर उनके औषध विज्ञान पर चर्चा करते हैं। फिर ये फैंग की सहमति की परवाह किए बिना फैंग शाओ ने एक औषधीय प्रश्न उठाया। सवाल बहुत आसान था और चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले लगभग सभी लोगों ने तुरंत जवाब दे दिया। लेकिन ये फैंग को देखकर वह पसीने से लथपथ था और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। फैंग शाओ, जो पीछे हटने वालों में से नहीं था, ने कई और सवाल पूछे। हर सवाल शुरुआती स्तर का था। फिर भी ये फान उनमें से एक का भी जवाब नहीं दे सका। अब लगभग सभी को यह स्वीकार करना पड़ा कि ये फैन वास्तव में समस्याग्रस्त था। याओक्सियांगलू के मुख्य परीक्षक ने सबसे पहले उसे चुनौती देते हुए ठंडे स्वर में पूछा, ये फैन, क्या तुम इनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते? ये फान के होंठ फड़कने लगे और उसने जबरदस्ती अपना बचाव करते हुए कहा, मैं कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए मुझे कुछ बातें ठीक से याद नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मेरा पीछा किया जा रहा है, और मैं ठीक से खा पी नहीं रहा हूं और न ही सो पा रहा हूं। इन परिस्थितियों में कुछ बातें भूल जाना वाजिब है ना? फैंग शाओ ने इत्मीनान से कहा, तो फिर आपने जो गोलियां बनाई हैं, उन्हें इतने सारे लोगों के सामने परिष्कृत क्यों नहीं करते? आपको उन्हें उच्चतम गुणवत्ता तक परिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण या निम्न गुणवत्ता वाली गोलियां ही काम आएंगी। आपको उन्हें तीसरी श्रेणी तक परिष्कृत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली श्रेणी ही काम आएगी। मुझे यकीन है कि आप इतनी छोटी सी जरूरत पूरी कर सकते हैं, भाई। ये फान ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और दुखी होकर कहा, या तो इसे बिल्कुल भी परिष्कृत मत करो, या इसे बेहतरीन तरीके से परिष्कृत करो। घटिया ग्रेड 1 गोलियां, क्या तुम मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हो? फैंग शाओ आश्चर्यचकित दिखे, मानो कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला? ये फैन इतना गुस्से में था कि उसने मौके पर ही अपना आपा खो दिया। फैंग शाओ के बोलने से पहले ही मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन के एक परीक्षक ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसे में कृपया ग्रेड 3 की गोली को परिष्कृत करें। कोई भी गुणवत्ता चलेगी। ये फान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने गोलियों को परिष्कृत करने में अपना बहुत सारा असली सार पहले ही खर्च कर दिया है। मेरे पास एक और गोली को परिष्कृत करने की ऊर्जा नहीं है। फैंग शाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये आदमी अभी भी जिद्दी है। उसे क्या पता कि इस स्थिति में, चाहे वो जिद्दी हो या न हो, बहुत देर हो चुकी है। वह ये भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग ये फैन की क्षमताओं पर संदेह कर रहे थे, ये फैन की किस्मत तेजी से बैंगनी से लाल रंग में बदल रही थी, और रंग लगातार फीका पड़ रहा था, जिससे नारंगी रंग में बदलने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी। जैसे ही ये फैन अपनी बुद्धि के अंत पर था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किसी ने अचानक चिल्लाया, जानवरों की बाढ़! राक्षस शहर पर हमला कर रहे हैं। ये सुनकर फैंग शाओ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस समय शहर पर जानवरों का एक झुंड हमला कर रहा है। क्या तुम मजाक कर रहे हो, भगवान? तुम इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अध्याय 61 कटा हुआ हाथ। अचानक हुए जानवरों के हमले से पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ये फान जल्दी से भाग निकला। फैंग शाओ के हस्तक्षेप से ये फान को शोहरत और पहचान तो मिली है, लेकिन ज्यादातर बदनामी ही होगी। अब से मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन में उच्च स्तरीय कीमियागर बनने की बात भूल जाए। अगर वह उनके द्वारा शिकार होने से बच भी गया, तो भी वह भाग्यशाली रहेगा। भीड़ की अफरा तफरी में ये फान बड़ी मुश्किल से एकांत कोने में भाग निकला। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, ये फान जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से गालियां देने लगा। तुम कमीने, फैंग शाओ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बर्बाद करने की? किसी का भविष्य बर्बाद करना उसके माता पिता को मारने जैसा है। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एक आवाज ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा झगड़ा किससे होने वाला है? ये फान आश्चर्य से उछल पड़ा। आवाज जिस तरफ से आ रही थी, उस तरफ देखते हुए उसने देखा कि फैंग शाओ सड़क के किनारे टेक लगाए, उसे आधी मुस्कान के साथ देख रहा था। दुश्मनों से मुलाकात नफरत से भरी होती है। जैसे ही ये फान ने फैंग शाओ को देखा, वह लगभग नियंत्रण खो बैठा और उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ा। शुक्र है कि वह पूरी तरह से पागल नहीं हुआ था और अपने आवेग को दबाने में कामयाब रहा।
उसने दांत पीसते हुए पूछा, फैंग शाओ, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? फैंग शाओ ने व्यंग्य किया, ये फैन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई, अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? ये फान के होंठ फड़क उठे। नियति द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में वह हमेशा सभी शिकायतों का बदला चुकाने, लेकिन सभी दयालुता को याद रखने के सिद्धांत पर कायम रहा था। लेकिन अगर दूसरे भी यही सिद्धांत अपनाते, तो उसे ये थोड़ा असहनीय लगता। इससे पहले कि ये फैन कुछ बोल पाता, फैंग शाओ ने ठंडे स्वर में पूछा, ये फैन, क्या तुमने घने जंगल में किसी को मार डाला? ये फैन हैरान रह गया, तुम्हें कैसे पता चला? फैंग शाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। डोंगजियांग शहर पहुंचने पर फैंग शाओ ने एक सरल अनुमान लगाया। 6 पथों वाला पुनर्जन्म शरीर स्वर्गीय भाग्य का एक छोटा सा अंश निकाल सकता था, जिससे वह अनुमान लगाने में काफी कुशल था। स्वर्गीय रहस्यों की झलक पाने की इस प्रतिभा को स्वर्गीय दाओ बहुत चाहते थे। हालांकि अपनी खलनायक पहचान को देखते हुए फैंग शाओ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया के दौरान फैंग शाओ ने पाया कि ये फैन को घने जंगल में एक अवसर प्राप्त हुआ था, और यह अवसर 3 और 9 संख्याओं से संबंधित होना चाहिए। फैंग शाओ के दिमाग में सबसे पहले 9 बीज कमल के 3 कमल बीज आए। फैंग शाओ ने फिर चारों लोगों पर एक और अनुमान लगाया और पाया कि चारों मर चुके थे। उनकी मौत का कारण ये फान होना चाहिए। अतः ये कल्पना करना आसान है कि घने जंगल में क्या हुआ होगा। फैंग शाओ को उम्मीद नहीं थी कि 4 लोग अभी भी इस आपदा से बच नहीं सकते, लेकिन आपदा का स्रोत विशालकाय सांप से बदलकर ये फैन हो गया। ये सोचकर फैंग शाओ को क्रोध आ गया। स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी हैं, सभी चीजों के साथ तिनके जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन चुने हुए का जीवन भी एक जीवन है, तो आम लोगों का जीवन क्यों नहीं? ये दुष्ट स्वर्ग, ये फान को यह अवसर देने के लिए आम लोगों के जीवन की इतनी अवहेलना करता है। इससे फैंग शाओ को पहली बार स्वर्गीय दाओ के प्रति गहरी नफरत महसूस हुई। लेकिन फैंग शाओ की मौजूदा क्षमताओं के साथ स्वर्ग को चुनौती देना अभी भी मुश्किल है। चूंकि ऐसा ही है, तो आइए पहले चुने हुए लोगों में से किसी एक को मार डालें, ताकि उनकी सफलता की राह में आने वाले कदमों के लिए अपना गुस्सा निकाल सकें। ये फान ने फैंग शाओ की आंखों में जानलेवा इरादे देखे और उसके चेहरे पर घबराहट सी छा गई। उसने मन ही मन चिल्लाया, गुरु, मुझे बचा लो। बूढ़े व्यक्ति ने मन ही मन आह भरी, खुद को प्रकट करने ही वाला था, तभी फैंग शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप खुद को प्रकट न करें। मुझे आज इस दुष्ट को मारना होगा जो मानव जीवन की उपेक्षा करता है। यदि आपने मुझे रोकने की हिम्मत की, तो मैं आपको भी दबा दूंगा। बूढ़ा आदमी बहुत हैरान हुआ। पिछली बातचीत में फैंग शाओ ने उसे एक सौम्य और परिष्कृत, उदार और सज्जन व्यवहार वाला आभास दिया था। इससे बूढ़े आदमी को विश्वास हो गया कि फैंग शाओ नेक दिल और दयालु है। उसने सोचा कि अगर कुछ अच्छे शब्द कहे जाएं, तो बातचीत में कोई समस्या नहीं होगी। उसे यह नहीं पता था कि फैंग शाओ का अच्छा स्वभाव एक पूरे संप्रदाय के उनके लंबे समय से चले आ रहे नेतृत्व से उपजा था, जो सैकड़ों लोगों के प्रबंधन और आजीविका के लिए जिम्मेदार था। उस पद पर बिना व्यापक सोच के कोई भी व्यक्ति बहुत पहले ही निराशा की ओर धकेल दिया गया होता। हालांकि संप्रदाय के अधिकांश लोग फैंग शाओ का गहरा सम्मान करते थे, फिर भी कुछ अहंकारी और विद्रोही व्यक्तियों का उभरना लाजमी था। एक प्रबंधक के रूप में इन उपद्रवियों को यूं ही दबाना संभव नहीं था, बल्कि उसे अच्छे संबंध बनाने के तरीके खोजने होंगे। दमन से अस्थायी परिणाम तो मिल सकते हैं, लेकिन इससे लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। लेकिन अगर मारने की जरूरत पड़ी तो फैंग शाओ कभी भी संकोच नहीं करेगा। ये जानते हुए कि वह आज इस विपत्ति से बच नहीं सकता, ये फैन ने अपने दांत पीस लिए, अपनी काली लंबी तलवार निकाली और फैंग शाओ पर वार कर दिया। फैंग शाओ ने उपहास किया, लापरवाही से एक साधारण आध्यात्मिक हथियार तलवार निकाली और हाथ हिलाकर ये फैन के वार को रोक दिया। साथ ही उसने कहा, ये फैन, भले ही स्वर्ग के ताऊ तुम पर कृपा करें, लेकिन अगर तुम्हारा हृदय धर्मी नहीं है, तो स्वर्ग के ताऊ की कृपा का क्या फायदा? तुम्हें ये सिद्धांत पता होना चाहिए कि जो लोग बहुत से अधर्मी कर्म करते हैं, वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। ये फान ने गुस्से से जवाब दिया, बस करो बकवास। साधना का मार्ग हमेशा से ही योग्यतम की उत्तरजीविता का मार्ग रहा है। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि जब से तुमने साधना शुरू की है, तुमने कभी भी निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या नहीं की है? फैंग शाओ ने अपना सिर उठाया और कहा, जिन्हें मैंने मारा है, वे सभी जघन्य अपराधी हैं। मैं कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारता। मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ, और मैं इसे दूसरों से भी कह सकता हूँ। मैं इसे स्वर्ग से भी कह सकता हूँ। फैंग शाओ के शब्द इतने नेक और विस्मयकारी थे कि ये फान एक पल के लिए भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह तुरंत क्रोधित हो गया और अपनी काली तलवार लेकर पूरी ताकत से फैंग शाओ पर टूट पड़ा। हालांकि फैंग शाओ ने बड़ी आसानी से ये फान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया। फैंग शाओ ने ये फैन के साथ ऐसे खेला जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। उसके पास ये फैन को सीधे मारने के कई मौके थे, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया।
उसे सीधे न मारते हुए भी फैंग शाओ ने ये फैन पर लगातार घाव किए। कुछ ही देर में ये फैन के पहले से ही फटे हुए कपड़े फैंग शाओ ने फाड़ डाले, जिससे वह और भी भिखारी जैसा लगने लगा। इससे ये फैन क्रोधित हो गया, लेकिन वह असहाय था। वह चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। ये बिल्ली और चूहे का खेल मत खेलो। कई बार ये शब्द उसकी जबान पर थे, पर उसने उन्हें निगल लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार फैंग शाओ गंभीर हो गया तो उसके पास सचमुच कोई मौका नहीं बचेगा। फैंग शाओ ने ये फैन को तुरंत नहीं मारा क्योंकि उसने कुछ बहुत ही दिलचस्प बात खोज ली थी। फैंग शाओ ने पाया कि जैसे जैसे वह ये फैन को पीट रहा था, उसकी किस्मत लगातार कमजोर होती जा रही थी और ये फैन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। हालांकि यह कमजोरी तेज नहीं थी, पर धीरे धीरे हो रही थी। कुछ ही देर में ये फैन की किस्मत हल्के लाल से नारंगी लाल हो गई थी और अब नारंगी पीले रंग में बदल रही थी। ये फैन को मार दिया जाना था, लेकिन ऐसा करने से पहले उसकी किस्मत का और फायदा क्यों न उठाया जाए। ये फैन गुस्से से लाल पीला था, पर बच नहीं सका। वह मन ही मन दहाड़े, मालिक कुछ तो सोचो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों यहीं मर जाएंगे। एक क्षण की चुप्पी के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये फैन थोड़ी देर और रुको, मैं एक टेलीपोर्टेशन चैनल खोलने की कोशिश करूंगा। ये फैन मान गया, पर अंदर ही अंदर कराह रहा था। ये फैन ज्यादा देर तक नहीं रुका था। साफ था कि फैंग शाओ को अभी तक पूरा मजा नहीं आया था। इस समय फैंग शाओ ने भी देखा कि बूढ़े ने कोई नया कदम उठाया है और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने पूछा, क्या हुआ भाई ये? क्या तुम हमेशा कहते नहीं थे कि हर 30 साल में किस्मत बदल जाती है? लेकिन तुम बिना सोचे समझे क्यों भाग रहे हो? क्रोधित होकर ये फैन चिल्लाया, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे 3 साल की सजा दो और मैं तुम्हें निश्चित रूप से अपने हाथों से मार डालूंगा। फैंग शाओ ने व्यंग्य करते हुए कहा, चलो 3 साल इंतजार नहीं करते, चलो आज ही कर लेते हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फैंग शाओ ने अचानक अपनी तलवारबाजी की तकनीक बदल दी और एक जोरदार हमला बोल दिया। फैंग शाओ के हमले का सामना करते हुए ये फैन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और केवल बचाव पर ध्यान केंद्रित कर सका। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अचानक अपनी दाहिनी कलाई पर ठंडक महसूस हुई, उसके बाद तेज दर्द हुआ और काला चाकू उसकी पकड़ से फिसल गया। तभी बूढ़े आदमी ने ये फैन के मन में चिल्लाया, भागो। उसी समय ये फैन के पीछे एक चांदी सी चमकती हुई द्वारिका प्रकट हुई। अपने हाथ में असहनीय दर्द को नजरअंदाज करते हुए ये फैन बिना किसी हिचकिचाहट के द्वारिका में प्रवेश कर गया। फैंग शाओ ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? अपनी लंबी तलवार के एक झटके के साथ एक चांदी की तलवार की रोशनी ये फैन का पीछा करने लगी। जैसे ही तलवार की रोशनी ये फैन की कमर के पास से गुजरने वाली थी, अचानक उसके बगल में एक छोटी सी काली ढाल प्रकट हुई। एक झंझनाहट के साथ काली ढाल और चांदी की तलवार की रोशनी एक साथ गायब हो गई और ये फैन पूरी तरह से टेलीपोर्टेशन पोर्टल में प्रवेश कर चुका था। इससे पहले कि फैंग शाओ आगे कोई कदम उठा पाता, पोर्टल अचानक बंद हो गया और ये फैन की आकृति गायब हो गई। उस जगह को देखते हुए जहां टेलीपोर्टेशन पोर्टल गायब हो गया था, फैंग शाओ धीरे से हंसा। उसने जमीन पर नीचे देखा और देखा कि एक दाहिना हाथ अभी भी एक लंबी काली तलवार को कसकर पकड़े हुए था, जिसकी तर्जनी उंगली में एक अंगूठी थी। बूढ़ा आदमी जिस अंगूठी में छिपा हुआ था, उसे ये फैन ने अपने बाएं हाथ में पहना था, जबकि उसके दाहिने हाथ में जो अंगूठी थी वह एक भंडारण अंगूठी थी। दूसरे शब्दों में, फैंग शाओ की तलवार ने न केवल ये फैन का दाहिना हाथ काट दिया, बल्कि उसकी अधिकांश संपत्ति भी छीन ली। फैंग शाओ ने लंबा चाकू उठाया और अंगूठी छीन ली। हालांकि यह युद्ध ये फैन को मारने में नाकाम रहा, फिर भी फैंग शाओ के लिए ये काफी फायदेमंद रहा। ये फैन, जो गंभीर रूप से घायल हो गया है और अपनी अधिकांश संपत्ति खो चुका है, निस्संदेह उसकी किस्मत और भी कमजोर हो जाएगी। कौन जाने स्वर्ग ये फैन की खोई हुई किस्मत को फिर से पाने के लिए और कौन से तरीके अपनाएगा। लेकिन ये चुना हुआ व्यक्ति लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अध्याय 62 जुबानलेई संप्रदाय। बमुश्किल अपनी जान बचाकर ये फैन के पास अस्थायी रूप से आराम करने के लिए वीरान जंगल में एक गुफा ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस युद्ध में उसने जो कुछ खोया था, उसके बारे में सोचकर ही वह क्रोध से भर गया और बाहरी चोटों के साथ साथ उसे बार बार खून की उल्टियां होने लगी, उसकी सांसें बेहद कमजोर हो गईं। इस समय ये फैन इस सोच में डूबा हुआ था कि बदला कैसे लिया जाए। लेकिन बूढ़े आदमी के मन में कुछ और ही चल रहा था। साफ है कि फैंग शाओ अब ये फैन को मारने का इरादा रखता है। इस बार तो वे बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन अगली बार क्या होगा? क्या अगली बार भी वे इतने ही कामयाब होंगे? ये फैन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या उसके फिर से उभरने की कोई संभावना है? बूढ़ा आदमी इस बारे में निराशावादी था। वह ऊपरी लोक से था, लेकिन जब से वह एक भटकता हुआ भूत बन गया और निचले लोक में चला गया, तब से वह हमेशा ऊपरी लोक में लौटने और उन लोगों से बदला लेने के लिए तरसता रहा जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था।
लेकिन अब बदला लेने के लिए ऊपरी लोक में लौटना तो दूर, अपने शरीर का पुनर्निर्माण भी उसे बहुत दूर की बात लग रही थी। ये फैन की गालियां और कराह सुनकर बूढ़े आदमी ने नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। शायद अब फैंग शाओ के सुझाव पर विचार करने का समय आ गया है। कुछ समय तक स्वास्थ्य लाभ के बाद ये फान आखिरकार ठीक हो गया, हालांकि थोड़ी मुश्किल से। हालांकि दाहिना हाथ कट जाने से उसकी युद्ध शक्ति कम हो गई थी। लेकिन शायद यह अच्छी बात थी, क्योंकि ये फान अब ज्यादा विनम्र होना सीख रहा था। ये स्पष्ट नहीं है कि ये फान को अपनी मौजूदा ताकत कम लग रही थी या उसे अपना ठिकाना छुपाना चाहिए था। बहरहाल ये फान कुछ समय तक चुप रहा, अब लोगों से बहस नहीं करता था और न ही किसी को मारने के लिए तलवार निकालता था। और अब उसके पास चाकू भी नहीं है। दुर्भाग्यवश उसके शांत दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके, इससे पहले कि फैंग शाओ ने उसे फिर से ढूंढ लिया। फैंग शाओ शायद ही कभी हत्या का इरादा रखता है। यहाँ तक कि राक्षसी साधकों से मुठभेड़ होने पर भी, जब तक कि मामला जीवन मरण का न हो, वह आमतौर पर बस लड़ता है और आगे बढ़ जाता है, बदला लेने के लिए उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन इस बार फैंग शाओ ने ये फैंग को मारने की ठान ली थी। ये फान शायद अब भी किस्मत का साथ दे रहा था और कई बार फैंग शाओ के पीछा से बच निकला। हालांकि हर बार पीछा करने के साथ ये फान फैंग शाओ के सामने खुद को और भी कमजोर महसूस कर रहा था और हर बार बचना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अगर उसके पास पर्याप्त तुरुप के पत्ते न होते तो ये पीछा उसे कई बार मार डालने के लिए काफी होता। जब याओक्सियांगलू ने भी ये फैंग के खिलाफ हत्या का आदेश जारी किया तो ये फैंग की स्थिति और भी गंभीर हो गई। दक्षिणी क्षेत्र के सबसे बड़े रसायनविद्या संगठन के रूप में याओक्सियांगलू का प्रभाव बहुत ज्यादा था। हर साधक को अमृत की जरूरत होती थी और जरूरतों के साथ ही कृपा पाने की चाहत भी जुड़ी थी। इसलिए जब याओक्सियांगलू ने अपना संहार आदेश जारी किया तो अनगिनत संप्रदाय और स्वतंत्र साधक ये फान की तलाश में शामिल हो गए। मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन शायद ही कभी किसी व्यक्ति को पकड़ता है, आखिरकार वे कीमियागर हैं, सत्ता संघर्ष में लिप्त नहीं। हालांकि ये फान की धोखाधड़ी ने मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचाया है और कई लोग तो पवेलियन की फार्मासिस्ट चयन प्रतियोगिता में धोखाधड़ी की संभावना पर भी चर्चा कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में अगर मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो उसकी हजारों साल पुरानी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती है। हालांकि याओक्सियांगलू दूसरों को यह नहीं बता सकते कि वे भविष्य में प्रतियोगियों को नकल करने से कैसे रोकेंगे, लेकिन वे सभी को नकल के परिणामों से अवगत करा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि वे समस्या का मूल समाधान नहीं कर सकते, इसलिए वे प्रतियोगियों को नकल करने का विचार पूरी तरह से त्यागने पर मजबूर कर देंगे। किल ऑर्डर जारी करना एक बेहतरीन विकल्प है। ये किल ऑर्डर सभी को साफ तौर पर बताता है कि जो कोई भी मेडिसिन फ्रेग्रेंस पवेलियन की प्रतियोगिताओं में धोखाधड़ी करने की हिम्मत करेगा, उसे मार डाले जाने के लिए तैयार रहना होगा। जैसी कि उम्मीद थी, इस आदेश ने कई लोगों को धोखाधड़ी करने से रोक दिया। डोंगजियांग शहर पर जानवरों के ज्वार के हमले की बात करें तो ये चुने हुए को बचाने के लिए स्वर्ग द्वारा किया गया एक कदम था। हालांकि शायद हमले की जल्दबाजी के कारण जानवरों के ज्वार का हमला केवल बड़े पैमाने पर दिखाई दिया, लेकिन इसका वास्तविक नुकसान काफी सीमित था। राक्षसों ने शहर पर केवल एक बार हमला किया और हजारों लाशें छोड़कर भाग गए, जिससे डोंगजियांग शहर के रक्षक पूरी तरह से हतप्रभ रह गए। हालांकि राक्षसों की बुद्धि सीमित होती है, फिर भी उन्हें अपनी जान यूं ही गंवाने की कोई जरूरत नहीं है ना? लेकिन इन राक्षसों को ऐसा लग रहा था जैसे वे मुफ्त में कुछ देने आए हैं। ये किस प्रकार की पशु समूह घेराबंदी है? कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह राक्षसी ज्वार वास्तव में ये फैन के कारण था। ये फान की भागने के दौरान कई बार खतरे से बच निकलने की क्षमता कमोबेश स्वर्ग के हस्तक्षेप के कारण ही थी। हालांकि हर बार जब स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया तो ये फान की किस्मत थोड़ी कमजोर हो गई। अगर फैंग शाओ इस समय ये फैन का भाग्य देख पाता तो पाता कि ये फैन का भाग्य गहरे हरे रंग में बदल गया है। अगर उसकी आखिरी बची हुई धोखेबाजी की क्षमता न होती तो ये फैन का भाग्य तुरंत सफेद या यहां तक कि धूसर हो जाता। उस समय वह भाग्य के चुने हुए व्यक्ति का दर्जा पूरी तरह से खो देता। ये फान इस बात से अनजान था, उसे बस इतना पता था कि उसकी किस्मत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। 1 महीने से ज्यादा भागने के बाद ये फान आखिरकार एक गुप्त राज्य के प्रवेश द्वार पर फंस गया। ये फैन की आभा को देखते हुए जो हरी हो गई थी, फैंग शाओ ने शांति से कहा, भाई हम फिर मिलेंगे। इस बार तुम भागने वाले नहीं हो, है ना? ये फान दुख और आक्रोश से चिल्लाया, फैंग शाओ, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं पहले से ही इतनी दयनीय स्थिति में हूं, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? फैंग शाओ ने जवाब दिया, जब आपने किसी के डेंटियन को नष्ट कर दिया और उनकी मेरिडियन को काट दिया, तो क्या आपने कभी उन्हें जाने देने के बारे में सोचा? यह अलग बात है। ये फान दहाड़ा, उन्होंने मुझे अपमानित किया, वे मरने के लायक हैं। फैंग शाओ व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, हाँ, गलती हमेशा किसी और की होती है। अगर आप हत्या और लूट भी करते हैं तो आपके अपने कारण होते हैं।
आप कभी गलत नहीं होते। फैंग शाओ अब ये फैन से इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत आलसी था। उसने बस एक लंबी तलवार निकाली और कहा, ये फैन, अब समय आ गया है कि तुम अपने योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत को फिर से अमल में लाओ। अपनी चाल चलो, देखते हैं इस बार तुम मुझसे बच पाते हो या नहीं। ये फैन दहाड़ा और भागने के लिए मुड़ा। हो सकता है कि उसे पहले फैंग शाओ से लड़ने का पूरा भरोसा रहा हो, लेकिन कई बार की मुठभेड़ों के बाद ये फैंग को आखिरकार एहसास हुआ कि फैंग शाओ की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। फैंग शाओ द्वारा उसकी धोखेबाजी की क्षमता का मुकाबला करने के बाद उसके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गुप्त लोक में प्रवेश शायद ये फैंग के लिए स्वर्ग से बच निकलने का आखिरी मौका था, लेकिन इस बार फैंग शाओ ये फैंग को भागने का मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए फैंग शाओ ने तुरंत अपनी सबसे मजबूत सोआरिंग स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल किया और एक तलवार की आभा क्षैतिज रूप से ये फैंग की ओर गिरी। तलवार की ऊर्जा से ये फैन 2 टुकड़ों में बंट गया और चीख निकली। कमर से आधा कट जाने के कारण ये फैन तुरंत नहीं मरा, बल्कि तड़पता हुआ जमीन पर लौटता रहा। उसने फैंग शाओ की ओर इशारा किया और भारी आवाज में दहाड़ा, फैंग शाओ, मैं भूत बनकर भी तुम्हें सताऊंगा। फैंग शाओ ने शांति से कहा, यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जिन्हें तुमने मारा है। ये फैन कुछ देर तक जमीन पर तड़पता रहा और फिर तड़पकर मर गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह आक्रोश से सीधे आसमान की ओर देख रहा था, मानो वह भाग्य के अन्याय पर विलाप कर रहा हो। जिस क्षण ये फैंग की मृत्यु हुई, फैंग शाओ ने एक धुंधली आभा को सीधे आकाश में उठते देखा। फैंग शाओ समझ गया कि यह ये फैंग की आखिरी बची हुई जीवन शक्ति थी। ये फैंग की मृत्यु के बाद फैंग शाओ नीचे झुका, ये फैंग के बाएं हाथ से अंगूठी ले ली और शांति से कहा, वरिष्ठ, क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? एक पल की खामोशी के बाद बूढ़ा आदमी धीरे धीरे घेरे से बाहर निकला। उसने फैंग शाओ की ओर हाथ बढ़ाए, उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। युवा गुरु फैंग, मेरे अयोग्य शिष्य येफान की आपके हाथों मृत्यु हो गई है। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे अतीत को क्षमा करें और मेरे अयोग्य शिष्य को दफना दें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। हालांकि येफान से उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी, फिर भी बूढ़ा व्यक्ति येफान को अपना शिष्य मानता था। अब जब येफान की इतनी दुखद मृत्यु हो गई थी, तो बूढ़ा व्यक्ति भी काफी व्यथित था। फैंग शाओ ने सिर हिलाया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो यह एक दीपक के बुझने जैसा होता है। यह एक मामूली बात है और मैं इससे सहमत हो सकता हूं, वरिष्ठ। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आपकी आगे की योजना क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, युवा मास्टर फैंग, अब जब बात यहां तक आ पहुंची है तो क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? फैंग शाओ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में नहीं। बूढ़ा आदमी। तभी बूढ़े व्यक्ति को एहसास हुआ कि फैंग शाओ में चालाकी भी है। एक क्षण की चुप्पी के बाद वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं चेन क्यू हूं। 300 साल पहले मैं ऊपरी क्षेत्र के एक संप्रदाय, जुवानलेई संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य था। चूंकि मैंने मूल पवित्र पुत्र सुन शेंग के संप्रदाय प्रमुख के रूप में उत्तराधिकार का समर्थन किया था, इसलिए संप्रदाय प्रमुख के सबसे बड़े शिष्य वू जुए के वंश ने मुझसे नाराजगी जताई। दोनों पक्षों के बीच हुए युद्ध में पवित्र पुत्र के वंश को भारी हार का सामना करना पड़ा और उसके अधिकांश समर्थक मारे गए। मैं तो संयोग से बच गया, लेकिन मेरे शिष्य और परिवार के सदस्य इसमें फंस गए और लगभग सभी वू जुए द्वारा मारे गए। जहां तक मेरी बात है, पीछा करने के दौरान मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी और मुझे अपने पीछा करने वालों के साथ मरने के लिए एक निश्चित तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सुनकर फैंग शाओ ने भौहें चढ़ाईं। अप्रत्याशित रूप से, ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में जुवानलेई संप्रदाय की पिछली पीढ़ी का एक बुजुर्ग था। जुवानलेई संप्रदाय ऊपरी क्षेत्र का एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है। हालांकि इसकी तुलना पूर्वी महाद्वीप की 3 महान पवित्र भूमियों से नहीं की जा सकती, फिर भी इसका आकार ताइवेई संप्रदाय से कई गुना ज्यादा मजबूत है और यह युंजियन मंडप से बस थोड़ा ही कमतर है। एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में जुवानलेई संप्रदाय स्वाभाविक रूप से असाधारण संसाधनों से संपन्न है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है जुवानलेई संप्रदाय की तथाकथित पवित्र भूमि, जो दुनिया की नज़र में 10 निषिद्ध भूमियों में से एक है, थंडरस्ट्राइक भूमि। किंवदंती है कि जुवानलेई संप्रदाय के संस्थापक ने थंडरस्ट्रक भूमि से जन्मजात थंडर तकनीक को समझा और इसके आधार पर जुवानलेई संप्रदाय की स्थापना की। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये स्कूल बिजली को नियंत्रित करने में माहिर है और जब इसकी तकनीकें सक्रिय होती हैं, तो ये हवा और गड़गड़ाहट की हल्की आवाजें निकाल सकते हैं। युद्ध में, ये अपने विरोधियों को गंभीर रूप से घायल करने के लिए 9 स्वर्गों के रहस्यमयी वज्र की शक्ति भी उधार ले सकते हैं। हालांकि, चूंकि जुवानलेई संप्रदाय उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, इसलिए फैंग शाओ और जुवानलेई संप्रदाय के बीच ज्यादा मेल मिलाप नहीं है। हालांकि, ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी महाद्वीप के तियांगांग तलवार संप्रदाय और जुवानलेई संप्रदाय के बीच अच्छी बनती नहीं है। इसका कारण पवन सम्राट और वज्र सम्राट के समय से जुड़ा है।
किंवदंती है कि तियानगांग तलवार संप्रदाय के पवन सम्राट जीवयाय और जुवानलेई संप्रदाय के वज्र सम्राट फानझोंगकियान दोनों ही जिकिंग पवित्र भूमि की जलपरी मोवेई से प्रेम करते थे, लेकिन अंततः मोवेई ने पवन सम्राट जीवयाय को चुना। हालांकि मोवेई की बड़ी बहन यांगहुई ने हस्तक्षेप करते हुए उसकी सगाई फानझोंगकियान से कर दी। इसके बाद फैंग हुआंग जीवयाई ने शादी में खलल डाला, जुवानलेई संप्रदाय और जिकिंग पवित्र भूमि के दर्जनों विशेषज्ञों को मार डाला, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी में फैनझोंगकियान ने गलती से मोवेई को मार डाला और परिणामस्वरूप जीवयाई भी पागल हो गई और अंततः फैनझोंगकियान के साथ ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इससे तियानगंग तलवार संप्रदाय और जुवानलेई संप्रदाय के बीच संबंधों में भी दरार पैदा हो गई। वर्षों बाद फैंग हुआंग जीवयाई की एक शिष्या सू झेन्यान उभरी और एक बार फिर जुवानलेई संप्रदाय से भिड़ गई। जुवानलेई संप्रदाय ने अपने मन में द्वेष रखते हुए सू झेन्यान को निशाना बनाया, उसकी निर्मम हत्या कर दी और तियानगंग तलवार संप्रदाय को क्रोधित कर दिया। इस प्रकार दोनों पक्ष वर्षों तक चले संघर्ष में उलझे रहे, जिससे पूरा उत्तरी महाद्वीप अराजकता में डूब गया। बाद में सू झेन्यान ने मोवेई को उसके पुनर्जन्म चक्र से जगाने के लिए स्वयं का बलिदान देते हुए थरी लाइव्स टॉवर में प्रवेश किया। समुद्री आत्मा बर्फ रेशम से सुसज्जित मोवेई नीला कमल जेड ब्लेड धारण करने वाले यांगहुई से लड़ने के लिए बैंगनी स्पष्टता पवित्र भूमि पर गए। इस युद्ध में यांगहुई पराजित होकर मारे गए, जबकि मोवेई ने बैंगनी स्पष्टता पवित्र भूमि के पवित्र गुरु का पद प्राप्त किया। बाद में मोवेई की मध्यस्थता से तियानगांग तलवार संप्रदाय और जुवानलेई संप्रदाय ने अंततः अपने संघर्ष को सुलझा लिया। हालांकि दोनों संप्रदायों के बीच संबंध कभी भी अपनी पूर्व घनिष्ठता पर नहीं लौट सके। इस अराजक युद्ध के बाद तियानगंग तलवार संप्रदाय जल्दी ही उबर गया, लेकिन जुवानलेई संप्रदाय अपने पूर्व गौरव को कभी नहीं पा सका। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बढ़ता गया और जुवानलेई संप्रदाय धीरे धीरे अपने मूल शीर्ष स्तर से गिरकर लगभग प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के वर्तमान स्तर पर आ गया। लेकिन जैसा कि कहावत है, भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। जुवानलेई संप्रदाय का चाहे कितना भी पतन हो गया हो, इसकी नींव अभी भी ताइवेई संप्रदाय जैसे दोयम दर्जे के संप्रदाय से कहीं बेहतर है। ये तथ्य कि यह बूढ़ा व्यक्ति जुवानलेई संप्रदाय के एक बुजुर्ग के रूप में सेवा कर सकता था और पवित्र पुत्र के लिए युद्ध में भी भाग ले सकता था, उसकी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। सचमुच उसके पास चुने हुए व्यक्ति का सुनहरा स्पर्श है। ये सोचकर फैंग शाओ मुस्कुराया और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप निष्ठा बदलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 63 तर्क। माउंट ताइवेई। दूसरी शाखा के शिष्यों और तीसरी शाखा के लू किंगयुआन के एक एक करके चले जाने के बाद माउंट ताइवेई में कुछ समय के लिए शांति छा गई। हालांकि ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। फैंग शाओ के जाने से ताइवेई संप्रदाय के नेता किंग्यांगजी की कड़ी आलोचना हुई। शायद ध्यान भटकाने के लिए ये चेन, जिसे किंग्यांगजी ने 1 साल के एकांत कारावास की सजा सुनाई थी, ने सिर्फ 1 महीने बाद ही अपनी कैद खत्म कर दी। कैद से रिहा होने पर ये चेन को तुरंत राहत का एहसास हुआ, मानो बादलों के छंटने का इंतजार करने के बाद चांद चमक उठेगा। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उसने अपना सिर लगभग आसमान की ओर उठाया। समय ही बताएगा कि भविष्य किसका है। ये तथ्य कि फैंग शाओ ने संप्रदाय छोड़ दिया, इसका स्पष्ट प्रमाण है। कारावास से मुक्त होने के बाद ये चेन ने जो पहला काम किया, वह बाओफेंग झील के किनारे 3 शाखाओं के स्थान पर वापस लौटना था। हालांकि ये चेन को आश्चर्य हुआ जब वह तीसरी शाखा में वापस लौटा तो उसके मालिक और 3 वरिष्ठ बहनों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया, बल्कि उदासीनता से उसका स्वागत किया। सबसे पहले उनकी मुलाकात उनकी दूसरी बड़ी बहन ली किंगयंग से हुई। तीनों शाखाओं में ली किंगयंग का कम ही नाम था। संप्रदाय में शामिल होने के बाद से उन्होंने साधना पर ध्यान केंद्रित किया और किसी और चीज की परवाह नहीं की। ये चेन की राय में उसकी बड़ी बहन ली किंगयंग लोगों के साथ व्यवहार करने में काफी भोली और कुछ हद तक सुस्त थी, इसलिए ये चेन कभी भी उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करता था। हालांकि चूंकि वे एक दूसरे से मिले थे, इसलिए नमस्ते न कहना उचित नहीं होगा। इसलिए ली किंगयंग को देखते ही ये चेन ने उत्साह से हाथ हिलाया, दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं वापस आ गया हूँ। ली किंगयंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे प्रशिक्षण कक्ष में चली गई। ये चेन ली किंगयंग के विदा होते स्वरूप को देखकर ये चेन गहरी सोच में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आज गलती से अदृश्य होने की क्षमता को समझ लिया हो? ली किंगयंग के उदासीन रवैये ने ये चेन को ज्यादा परेशान नहीं किया। आखिरकार ये दूसरी वरिष्ठ बहन आमतौर पर ऐसे व्यवहार करती थी जैसे यह उसका कोई काम ही न हो, और उसके हर शब्द और हर हरकत से ऐसा लगता था जैसे वह अदृश्य हो। खैर, ये चेन का इस वरिष्ठ बहन से ज्यादा संपर्क रखने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए आखिरकार उसने बस कंधे उचका दिए और अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही देर में ये चेन डू युवानशी के घर पहुंच गया। 1 महीने के कारावास के बाद एक शिष्य होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से तुरंत अपने गुरु के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए था। जब ये चेन ने डू युवानक्सी के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने अंदर से डू युवानक्सी की परिचित आवाज सुनी, अंदर आओ।
ये चेन ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए डू युवानशी का स्वागत किया। गुरुजी, आपका शिष्य वापस आ गया है। डू युवानशी मुख्य सीट पर सीधी बैठी थी, उसकी आंखें आधी बंद थीं। ये चेन की बातें सुनकर डू युवानशी की भौहें लगभग अदृश्य रूप से सिकुड़ गईं, लेकिन फिर उसने एक हल्की सी हम की। ये चेन कुछ देर इंतजार करता रहा, लेकिन डू युवानशी ने कुछ और नहीं कहा। वह हैरान सा होकर बोला, गुरुजी, आपका शिष्य कारावास से लौट आया है। डू युवानशी ने फिर से सहमति में गुनगुनाया। ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बोलने का इरादा नहीं रखती थी। ये चेन उलझन में था, यह मानते हुए कि उसके गुरु साधना में थे और आगे जवाब नहीं दे सकते थे, इसलिए वह केवल इतना कह सका, गुरु, मैं इन दिनों हर दिन आपके और अपनी वरिष्ठ बहनों के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं आपसे और अपनी वरिष्ठ बहनों से मिलने वापस नहीं आ सकता। कृपया मुझे क्षमा करें, गुरु। ये चेन का स्वर दयनीय था, मानो उसके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ हो। डू युवानशी ने फिर भौहें सिकोड़ी और शांत स्वर में पूछा, ये चेन, क्या तुम्हें पता है कि इस बार तुम्हें एकांत कारावास में क्यों रखा गया है? ये चेन ने अपने होंठ सिकोड़कर चिढ़कर कहा, ये सब उस कमीने फैंग शाओ की वजह से है जिसने मेरे बारे में बुरा भला कहा था। मैंने तो बस कुछ मामूली लोगों को मारा था और फैंग शाओ अभी भी इस बारे में हंगामा कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो मुझे एकांत कारावास में नहीं डाला जाता। डू युवानशी को आश्चर्य हुआ कि इस बिंदु पर भी ये चेन को अभी भी नहीं लगा कि उसने कुछ गलत किया है, और उसका स्वर अनिवार्य रूप से कुछ ठंडा हो गया। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है? ये चेन ने सोचा और सोचा कि ज्यादा से ज्यादा वह अपनी बड़ी बहन पर हाथ उठा सकता है। हालांकि जब से वह संप्रदाय में शामिल हुआ है, उसकी बड़ी बहन ने उसका बहुत ख्याल रखा है। इसलिए ये चेन को लगा कि अगर उसने अपनी बड़ी बहन पर हमला करके कुछ गलत भी किया हो, तो भी वह अपनी उदारता के कारण शायद इसे दिल पर नहीं लेगी। ये सोचकर ये चेन ने आत्मविश्वास से कहा, ये शिष्य अपने कार्यों में थोड़ा लापरवाह था, लेकिन इसका सारा दोष इस शिष्य पर नहीं डाला जा सकता है ना? अन्यथा, गुरुजी, आप वरिष्ठ बहन को बुला सकते हैं और देख सकते हैं कि वह क्या कहती है। डू युवानशी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मेज पर हाथ पटका और चिल्लाई, ये चेन, तुमने न सिर्फ अपने साथी शिष्यों पर हमला किया, बल्कि 2 बेगुनाह लोगों को भी मार डाला, जिनमें से एक क्लाउड पवेलियन से था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो? तुम में इतनी हिम्मत भी है कि मुझसे बियुन को बुलाने के लिए कह रहे हो? ये चेन ने पहली बार अपने गुरु को इतनी सख्ती से बात करते देखा था, और वह थोड़ा असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने हकलाते हुए कहा, सीनियर सिस्टर पर हमला करना मेरी गलती जरूर थी, लेकिन उन दोनों को मारना मेरी गलती नहीं थी। लिंगलोंग पवेलियन ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन मैं उनका अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इसीलिए मैं न्याय की गुहार लगाने लिंगलोंग पवेलियन गया था। डू युवानशी गुस्से से हंसा, न्याय की तलाश? आप कौन सा न्याय चाहते हैं? लिंगलोंग पवेलियन ने आपके बारे में क्या बदनामी की? लिंगलोंग पवेलियन ने अपने शिष्य पर उनकी तलवार चुराने का झूठा आरोप लगाया। अब वह तलवार कहाँ है? ये चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह मेरे हाथ में है। बी फांगयुवान का मामला पहले ही सुलझ चुका है, इसलिए ये चेन का इनकार करना बेकार है। बेहतर होगा कि वह इसे खुलकर स्वीकार कर ले, जिससे कम से कम लोगों को धार्मिकता का एहसास तो होगा। डू युवानशी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, चूंकि यह आपके हाथ में है, इससे साबित होता है कि लिंगलोंग मंडप ने आपकी निंदा नहीं की। ये चेन ने दुखी होकर कहा, मैंने लिंगलोंग मंडप के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद की थी, तो मुझे उनकी एक तलवार लेने में क्या दिक्कत है? इसे चोरी कैसे माना जा सकता है? जब आपने तलवार ली थी, तो क्या आपने लिंगलोंग मंडप से अनुमति ली थी? कभी नहीं। बिना अनुमति के लेना चोरी है। डू युवानशी ने ये चेन को ठंडेपन से देखा। मैं, डू युवानशी, अपनी शिक्षाओं में असफल रहा हूं, जिससे तुम जैसा तुच्छ चोर पैदा हुआ। मैं सचमुच ताइवेई संप्रदाय के पूर्वजों के सामने शर्मिंदा हूं। ये चेन को अचानक लगा कि उसके गुरु के नैतिक मूल्य थोड़े समस्याग्रस्त हो सकते हैं। ये चेन की नज़र में बिना इजाज़त के कुछ लेना गलत तो था, लेकिन ये हालात पर निर्भर करता था। उसने लिंगलोंग मंडप की युवती की एक समस्या सुलझाने में मदद की थी, तो लिंगलोंग मंडप से तलवार लेने से क्या फर्क पड़ता था? उस पर तो उसका पूरा हक था। इसलिए डेंगयंग का चोरी करने का आरोप गलत था। उसका बदला लेने के लिए आधी रात को लिंगलोंग मंडप में घुसना भी वाजिब था। ये चेन की तर्कपूर्ण दलीलें सुनकर डू युवानशी हैरानी से अपने युवा प्रशिक्षु को देखती रही। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि इस दुनिया में कोई इतना अलग कैसे सोच सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग की संरचना दूसरों से अलग हो? अंततः गुरु और शिष्य के बीच विचारों में मतभेद के कारण खराब संबंध बन गए। डू युवानशी के घर से जाने के बाद भी ये चेन नाराज ही रहा। उसके हिसाब से दूसरों का उसे न समझना एक बात थी, लेकिन उसके अपने गुरु का उसे गलत समझना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। और हाँ, आप मेरे गुरु हैं।
अगर मैंने कुछ गलत भी किया हो तो भी मेरे गुरु होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए। दूसरे गुरु तो अपनी रक्षा करते हैं, तो आप अपने ही शिष्य की आलोचना क्यों कर रहे हैं? ये चेन बहुत उलझन में था और उसे लग रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसे लग रहा था कि उसके मालिक ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने साथ हुए अन्याय को महसूस करते हुए ये चेन बाओफेंग झील की ओर दौड़ा, अपनी रक्त शोधक तलवार निकाली और झील पर बेतहाशा वार करने लगा। उसने तलवार में असली सार भर दिया था, जिससे हर वार से कई मीटर ऊंचा पानी का पर्दा बन गया और ऊबड़ खाबड़ किनारे पर तलवार के भयानक निशान भी बन गए, जिससे कभी खूबसूरत रही झील पूरी तरह से विकृत हो गई। लेकिन जैसे जैसे ये चेन काटता गया, उसकी उत्तेजना बढ़ती गई। झील पर घबराए हुए जलपक्षियों और कटने के बाद किनारे पर छटपटाती मछलियों को देखकर उसे लगा जैसे उसके दिल में दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल आया हो। जैसे ही ये चेन खुशी से काट रहा था, अचानक एक आवाज चिल्लाई, रुको। ये चेन ने आवाज की दिशा में देखा और देखा कि उसकी बड़ी बहन हान बियुन क्षतिग्रस्त बाओफेंग झील को दर्द से देख रही थी। वह गुस्से से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, ये चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चेन को अभी अभी डू युवानशी ने कड़ी फटकार लगाई थी और वह अपनी बात एक बड़ी बहन को बताना चाहता था। लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसकी बड़ी बहन ने उसे इतनी बुरी तरह डांट दिया था। ये चेन बहुत असंतुष्ट था और चिढ़कर बोला, मैं तो बस यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? देखो तुमने इस झील का क्या हाल कर दिया है। क्या तुम्हें पता है कि इस झील में कई औषधीय जड़ी बूटियां उगी हैं? अपने गुस्से से तुमने उन सबको नष्ट कर दिया है। हान बियुन गुस्से से चिल्लाया। ये चेन ने अधीरता से कहा, ये तो बस कुछ औषधीय जड़ी बूटियां हैं। हमारा ताइवेई संप्रदाय एक बड़ा और शक्तिशाली परिवार है, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। हान बियुन ने गहरी सांस ली, अपने बढ़ते गुस्से को मुश्किल से दबाते हुए, और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि ऐसा है, तो आपको खोई हुई औषधीय जड़ी बूटियों की भरपाई करनी होगी। यह ज्यादा नहीं है, बस कुछ हजार स्पिरिट स्टोन हैं। ये चेन खुद को रोक नहीं पाए और बोली, कई हजार आत्मा पत्थर। वरिष्ठ बहन, क्या आप मजाक कर रही हैं? ये चेन के हिसाब से इन औषधीय जड़ी बूटियों की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। सीधे सीधे हजार मांग रहे हो। क्या उन्हें सच में लगा कि वह बेवकूफ है? हान बियुन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा, काश मैं तुम्हें धोखा दे रहा होता। हमारी साधना के अलावा हमारा मुख्य कार्य इस झील में औषधीय जड़ी बूटियों की रक्षा करना है। पूरे ताइवेई संप्रदाय के दर्जनों सच्चे शिष्यों और सैकड़ों बाहरी शिष्यों द्वारा हर महीने खाई जाने वाली गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक लगभग आधी औषधीय जड़ी बूटियां बाओफेंग झील से आती हैं। अगर तुम इन सभी जड़ी बूटियों को नष्ट कर दोगी, तो ताइवेई संप्रदाय कम से कम 3 महीने तक गोलियों के बिना रह जाएगा। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकती हो? ये चेन ने अजीब तरह से अपना सिर घुमा लिया और बुदबुदाया, क्या कुछ गोलियों के लिए ये सचमुच इतना लायक है? हम कुछ बाहर से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे वहन नहीं कर सकते। हान बियुन ने व्यंग्य किया, चूंकि ऐसी बात है तो आइए अपने धनी श्री ये को लियांग शहर जाकर गोलियां खरीदने के लिए परेशान करें। ओह, ठीक है, मैं भूल ही गया था कि अब आप शायद लिंगलोंग मंडप में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा क्यों न हो कि आप पहले 3000 स्पिरिट स्टोन निकाल लें और दूसरे शिष्यों से उन्हें खरीदवा लें। ये चेन ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं क्यों भुगतान करूं? क्या संप्रदाय के पास पैसा नहीं है? हान बियुन गुस्से में था, मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें पैसे क्यों दिए? क्या तुमने औषधीय जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं किया? ये चेन ने बदमाश की तरह कंधे उचकाए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गोलियां सिर्फ मेरे लिए नहीं हैं, मैं उनके लिए पैसे क्यों दूं? अगर किसी को पैसे देने चाहिए, तो वह संप्रदाय को देने चाहिए। ये चेन को आखिरकार समझ आ गया, उसकी बड़ी बहन आज उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने आई थी। चूंकि बात ऐसी ही थी, तो उसे उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए था। ये चेन फिर मुड़ा और चला गया, हान बियुन को झील के किनारे खड़ा छोड़ दिया, जो गुस्से से कांप रहा था। अध्याय 64 लक्ष्य। बाओफेंग झील छोड़ने के बाद ये चेन उदास हो गया और अपनी सबसे करीबी दोस्त लू किंगयुआन से अपनी बात कहना चाहता था। हालांकि पूरे संप्रदाय में ढूंढने के बाद भी वह उसे नहीं ढूंढ पाया। निराश होकर ये चेन ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि लू किंगयुआन आधा महीना पहले ही संप्रदाय छोड़ चुकी थी। वह कहाँ गई, किसी को पता नहीं था। इससे ये चेन बहुत निराश हो गया। चूंकि तीनों शाखाओं में से कोई भी उसकी शिकायतें सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए ये चेन के पास कुछ परिचित बाहरी शिष्यों के पास जाकर बातचीत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि ये चेन एक प्रत्यक्ष शिष्य था, फिर भी मुख्य संप्रदाय और दूसरी शाखा के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि बाहरी शिष्यों के बीच ये चेन काफी लोकप्रिय था और कुछ लोगों के साथ उसका अच्छा तालमेल था। जब ये चेन पहाड़ से नीचे यात्रा पर जाता, तो वह हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ चीजें जरूर लाता। बेशक ये चेन के कंजूस स्वभाव को देखते हुए कोई भी कीमती चीज वह अपने पास जरूर रखता। अगर वह उसका इस्तेमाल न भी कर पाए, तो भी उसे पैसे के लिए बेच देना ठीक रहेगा।
जहां तक बाहरी शिष्यों को दी गई वस्तुओं का सवाल है, वे सभी ऐसी चीजें थीं जिनका वह उपयोग नहीं कर सकता था और मूलतः उन्हें बेच भी नहीं सकता था। कचरे का अधिकतम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करते हुए ये चेन ने वे सभी चीजें दान कर दी। वे बाहरी शिष्य जो ये चेन से लाभान्वित हुए, स्वाभाविक रूप से उसे अपना नेता मानते थे, जिससे ये चेन का अहंकार काफी हद तक संतुष्ट हो गया। ये चेन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये चेन को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है, बढ़िया शराब और भुने हुए मुर्गे के साथ दौड़े आए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ये चेन, जिसे तीनों शाखाओं में उपेक्षित किया गया था, तुरंत खुश हो गया और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के साथ खुशी खुशी शराब पीने और मांस खाने लगा। खाने की मेज पर बातचीत स्वाभाविक रूप से हाल के दिनों में ताइवेई संप्रदाय में घटी घटनाओं पर आ गई। ये सुनकर कि दोनों शाखाओं के शिष्य सामूहिक रूप से संप्रदाय छोड़ चुके हैं, ये चेन ने उत्सुकता से पूछा, चूंकि दोनों शाखाओं के सभी शिष्य चले गए हैं, तो क्या द्वितीय चाचा गुरु ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? झांग यू नाम के एक शिष्य ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि एल्डरकिन क्या सोच रहे थे। न केवल उन्होंने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से दोनों शिष्यों को पहाड़ से नीचे भेज दिया। मैंने सुना है कि एल्डरकिन ने इन दोनों शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने के लिए उकसाया था। ये सुनकर ये चेन अपनी हंसी रोक नहीं सका। क्या ऐसा है? दूसरे मार्शल अंकल ने वास्तव में अपने सभी शिष्यों को संप्रदाय से बाहर भेज दिया था। वह क्या सोच रहा था? लीचाओ नाम के एक अन्य बाहरी शिष्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, कौन जाने। लेकिन व्यक्तिगत शिष्यों की उन बातों का हम बाहरी शिष्यों से क्या लेना देना है? अच्छा हुआ कि वे चले गए। जो संसाधन बच गए हैं, उनका इस्तेमाल शायद हम बाहरी शिष्य कर सकें। हो सकता है कि हम में से कुछ बाहरी शिष्य आंतरिक संप्रदाय में शामिल होने के लिए चुन लिए जाएं। बाहरी संप्रदाय के एक शिष्य झाओ क्वान ने ठहाका लगाया। सब लोग हैरान होकर उसकी ओर देखने लगे और झांग यू खुद को रोक न सका और पूछा, झाओ क्वान, तुम किस बात पर हंस रहे हो? झाओ क्वान हंसा और बोला, क्या तुम अभी भी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का सपना देख रहे हो? क्या तुम यह नहीं सोचते कि शिष्यों की दो शाखाओं को गए हुए कितना समय हो गया है? क्या तुम्हें लगता है कि एल्डरकिन का व्यक्तिगत शिष्यों की भर्ती करने का कोई इरादा है? अगर तुम मुझसे पूछो, तो एल्डरकिन शायद और अधिक व्यक्तिगत शिष्यों की भर्ती नहीं करना चाहते। विचार करने पर सभी सहमत हुए और वे कुछ हद तक निराश हुए बिना नहीं रह सके। इन बाहरी शिष्यों के लिए आंतरिक संप्रदाय का प्रत्यक्ष शिष्य बनना उनकी सबसे बड़ी आकांक्षा थी। इसलिए हाल ही में कई बाहरी शिष्य उत्सुकता से किन झाओ द्वारा अपने बीच से प्रत्यक्ष शिष्यों के चयन की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जबकि उनकी आशाएं धराशायी हो गई थीं, वे स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी थे। ये चेन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, डरने की क्या बात है? वह तो बस एक निजी शिष्य है। चिंता मत करो, एक बार मैं पवित्र पुत्र बन जाऊंगा तो मेरे भाइयों को जरूर लाभ मिलेगा। एक निजी शिष्य होने के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर कोई बहुत खुश हुआ और ये चेन को शुभकामनाएं दी। सभी को टोस्ट करने के बाद झांग यू ने उत्सुकता से पूछा, भाई ये चेन, आपको कैसे पता चला कि आप पवित्र पुत्र बनने जा रहे हैं? क्या संप्रदाय के नेता ने आपको बताया था? ये चेन ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, कुछ ही दिनों में मैं स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा। उस समय मैं ताइवेई संप्रदाय का नंबर 1 शिष्य बनूंगा। अगर संप्रदाय का नेता मूर्ख नहीं है, तो वह मुझे पवित्र पुत्र के रूप में जरूर चुनेगा। पवित्र पुत्र का पद किसी और के हाथों में कैसे पड़ सकता है? लीचाओ ने अपना सिर झुकाया और सोचते हुए कहा, लेकिन पवित्र पुत्र बनने के क्या लाभ हैं? मैंने सुना है कि जब फैंग शाओ पवित्र पुत्र थे, तब वे हमेशा व्यस्त रहते थे और उनके पास साधना के लिए भी ज्यादा समय नहीं होता था। पवित्र पुत्र का पद कोई अच्छी नौकरी नहीं लगती। ये चेन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या फैंग शाओ मेरी बराबरी कर सकता है? वह फैंग शाओ मूर्ख है। वह पहले ही एक पवित्र पुत्र बन चुका है, लेकिन अपने लिए और अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इस बारे में सोचने के बजाय वह हमेशा इधर उधर की बातों में लगा रहता है। पूरे संप्रदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उसे चिंता न हो। अगर आप मुझसे पूछें, तो फैंग शाओ बस मुसीबत मोल ले रहा है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि वह ये चेन के साथ जुड़ सकता है, इसलिए उसका चरित्र स्वाभाविक रूप से ये चेन से बहुत अलग नहीं है। फैंग शाओ आमतौर पर संप्रदाय का प्रबंधन करता है और हर चीज को व्यक्तिगत रूप से संभालता है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी। फैंग शाओ द्वारा आंतरिक और बाहरी संप्रदायों के प्रबंधन में ज्यादा अंतर नहीं है। बस इतना है कि आंतरिक संप्रदाय का प्रबंधन ज्यादा सख्ती से किया जाता है, जबकि बाहरी संप्रदाय का प्रबंधन ज्यादा उदारता से किया जाता है। लेकिन उदारता का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। ये चेन के साथ घुलने मिलने वाले लोग बाहरी शिष्यों में अपनी साधना में सबसे ज्यादा ढीले थे और सबसे ज्यादा परेशानियां पैदा करने वाले भी। यहां तक कि पहाड़ से नीचे सामान खरीदने जाते समय भी वे किसी न किसी तरह की शरारतें कर ही देते थे। फैंग शाओ स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दंडित कर देते थे, जिससे वे क्रोधित हो जाते थे।
हालांकि संप्रदाय में फैंग शाओ की प्रतिष्ठा के कारण वे उसके क्रोध के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं कर पाते थे। अब जब फैंग शाओ चला गया है तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। वे जो बढ़िया शराब और भुना हुआ चिकन परोस रहे हैं वह पहाड़ से नीचे उतरते समय गबन किए गए संप्रदाय के धन से खरीदा गया था। लॉन्ग को पाकर अब वे शू के लिए लालायित थे। वे पहले से ही कल्पना कर रहे थे कि पवित्र पुत्र बनने के बाद ये चेन का जीवन कितना अच्छा होगा। इसके बाद के दिन उनके लिए तो अच्छे थे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे दूसरों के लिए भी अच्छे हों। फैंग शाओ के संयम के बिना ये चेन एक जंगली कुत्ते की तरह बेलगाम होकर पूरे संप्रदाय में बेखौफ घूमता रहा। अपने उच्चतर साधना स्तर पर निर्भर होकर ये चेन ने हर जगह उत्पात मचाया। कुछ ही दिनों में उसका 4 वरिष्ठ शिष्यों और 5 बाहरी शिष्यों के साथ झगड़ा हो गया और अंततः द्वंद्व युद्ध के मंच पर पहुंच गया। मंच पर उसने 6 लोगों के डेंटियन को बेरहमी से नष्ट कर दिया और 3 अन्य लोगों की मेरिडियन काट दी। ताइबेई संप्रदाय का मार्शल आर्ट अखाड़ा आमतौर पर किसी भी शिष्य से द्वंद्व युद्ध स्वीकार करता है, लेकिन फैंग शाओ ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया कि यह अखाड़ा केवल मैत्रीपूर्ण मुकाबले के लिए है और सभी योद्धाओं को एक दूसरे पर प्रहार करने से पहले ही रुक जाना चाहिए। किसी अंग के कटने या डेंटियन के नष्ट होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। वर्षों से ताइबेई संप्रदाय के शिष्य फैंग शाओ के नियमों का कड़ाई से पालन करते रहे हैं, लेकिन अप्रत्याशित रूप से फैंग शाओ के जाते ही ये चेन ने उन्हें तोड़ दिया। ये चेन के व्यवहार से कई लोगों में असंतोष पैदा हो गया और वरिष्ठ शिष्यों ने किंग्यांगजी से शिकायत की और मांग की कि ये चेन को कड़ी सजा दी जाए। हालांकि इस बारे में जानने के बाद किंग्यांगजी का विचार अलग था। फैंग शाओ के संप्रदाय छोड़ने के बाद ताइबेई संप्रदाय के शिष्य उनसे अपने नेता के रूप में असंतुष्ट होने लगे। हालांकि शिष्यों ने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन किंग्यांगजी इसे साफ तौर पर महसूस कर सकते थे। हालांकि नेता होने के नाते वह अपने शिष्यों को कुछ बेबुनियाद आरोपों के लिए फटकार नहीं लगा सकते थे, इसलिए वह पिछले कुछ दिनों से इसका हल ढूंढ रहे थे। बाद में उसे फैंग शाओ द्वारा संबंधित मामलों को संभालने में अपनाए गए तरीकों की याद आई और उसका दिमाग काम करने लगा। यदि हम संप्रदाय के नेता के प्रति शिष्यों के असंतोष को दूर नहीं कर सकते, तो क्या हम उनके असंतोष को किसी अन्य दिशा में मोड़ सकते हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए किंग्यांगजी ने ये चेन की कारावास की अवधि निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर दी। एक तरह से ये चेन के काम ने किंग्यांगजी की मांग पूरी कर दी। ये शिकायत दर्ज कराने वालों की भारी संख्या से देखा जा सकता है। चूंकि शिष्य ये चेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें संप्रदाय के नेता किंग्यांगजी पर निर्भर रहना पड़ा, वरना वे न्याय कहां से मांगते। इसलिए ये चेन के अहंकारी और दबंग व्यवहार ने अप्रत्यक्ष रूप से ताइबेई संप्रदाय के दिलों को किंग्यांगजी के साथ फिर से मिलाने में मदद की। किंग्यांगजी को उम्मीद नहीं थी कि यह रणनीति वाकई काम करेगी। आत्मसंतुष्ट होकर उसने ये चेन को अपने पास रखने का और भी पक्का इरादा कर लिया। आखिरकार अगर ये चेन वहां नहीं होता तो उसे नफरत भड़काने के लिए इतना जबरदस्त निशाना और कहां मिलता। इसलिए किंग्यांगजी ने ये चेन को बस कुछ बार डांटा, न ज्यादा कठोर न ज्यादा नर्म, और फिर मामले को यूं ही छोड़ दिया। हालांकि शिष्य असंतुष्ट थे, फिर भी वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। किंग्यांगजी की जानबूझकर की गई इस लापरवाही को भांपकर ये चेन और भी घमंडी और दबंग हो गया और जल्द ही वरिष्ठ शिष्यों की नजरों में एक सार्वजनिक दुश्मन बन गया। यहां तक कि बाहरी शिष्य भी ये चेन से नफरत और डर दोनों करते थे। सिर्फ ये चेन के अनुचर ही घमंडी अंदाज में उसके पीछे पीछे घूमते थे, मानो उन्हें डर हो कि दूसरों को पता न चल जाए कि वे ये चेन के पक्ष में हैं। जहां तक तीनों गुटों की बात है, दुयुवानशी से लेकर नीचे तक सभी ने ये चेन को नजरअंदाज कर दिया। वे समझ गए थे कि ये चेन अब ताइबेई संप्रदाय के लिए एक अपरिहार्य संकट बन गया है। इससे भी ज्यादा घातक बात यह थी कि इस संकट में किंग्यांगजी और लिंगशुजी का साथ था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक और महीना बीत चुका था। ये चेन के लिए यह महीना बहुत ही सुखद और संतोषजनक रहा। बस एक बात उसे परेशान कर रही थी, बहुत समय से किसी ने उसे चुनौती नहीं दी थी। इससे उसके पास दिखाने के लिए या किसी के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए भी कोई उपयुक्त साधन नहीं बचता, जो कि असहनीय है। जहां तक ये चेन के गुर्गों की बात है, तो वे मूलतः दूसरे शिष्यों द्वारा अलग थलग कर दिए गए थे। ये चेन के रक्षात्मक स्वभाव को देखते हुए दूसरे शिष्य ये चेन और उसके गुर्गों को भड़काने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम वे उनसे बच तो सकते थे, है ना? इसलिए ये चेन के अधीनस्थों को बाद में पता चला, जिससे उन्हें निराशा हुई कि उन्हें लंबे समय से कोई ऐसा शिष्य नहीं मिला था जो उनके साथ संवाद करने को तैयार हो। इस माहौल में पूरे ताइबेई संप्रदाय ने एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाए रखा। इस नाजुक संतुलन के भीतर संप्रदाय के नेता के प्रति शिष्यों का असंतोष ये चेन के प्रति असंतोष में बदल गया, जबकि ये चेन इसका आनंद ले रहा था, यहां तक कि थोड़ा जुनूनी भी। इसी माहौल में किंग्यांगजी ने अचानक एक ऐसा निर्णय लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।